पवन चक्कियां, सोलर फार्म, बैटरियां और बायोफ्यूल, हर तरफ हरित ऊर्जा का बोलबाला है। लेकिन ग्लोबल साउथ ने कमाल ही कर दिया। जलवायु नीतियों पर अमेरिका के पीछे हटने की स्थिति में क्या उभरती अर्थव्यवस्थाएं अब दुनिया में स्वच्छ ऊर्जा बदलाव की अगुआ बन गई हैं? ऐसा है तो बाकी देशों के लिए इसका क्या मतलब है? एनर्जी थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की आधे से ज्यादा सौर ऊर्जा ब्राजील और चीन जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं पैदा करती हैं। और इस बूम के पीछे सबसे बड़ी शक्ति चीन है, जिसने 2024 में पूरी दुनिया की 39% सौर ऊर्जा अकेले पैदा की थी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मानना है कि 2030 तक दुनिया की तमाम नई अक्षय ऊर्जा क्षमताओं का 60% हिस्सा चीन से आएगा। इस समय चीन ही दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है और ग्रीन हाउस गैसों का सबसे बड़ा उत्सर्जक भी। तो उसके चुनाव धरती के लिए निर्णायक होंगे। चीन ने एक स्वच्छ, ज्यादा सस्टेनेबल भविष्य की ओर नई दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं और ये बदलाव तेज ही होगा, धीमा नहीं। वैश्विक जलवायु चुनौती से निपटने में ये चीन का एक बड़ा योगदान होगा। चीन न सिर्फ तेजी से अक्षय ऊर्जा का ढांचा खड़ा कर रहा है, बल्कि वो सौर पैनल, टरबाइन और बैटरियां बनाने में भी आगे है। चीन का सोलर सेल निर्यात इस साल की पहली छमाही में 73% बढ़ गया। स्वच्छ तकनीक देश की अर्थव्यवस्था को गति दे रही है। दूसरों की अपेक्षा चीन इस तकनीक को सस्ते में बना सकता है और इसकी एक वजह ये है कि वो बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। इसका मतलब दूसरे देश, खासकर ग्लोबल साउथ के देश, चीन में बनी स्वच्छ तकनीक को ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। इससे उनके यहाँ हरित बदलाव तेजी से होगा। उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले बहुत से देश कुछ प्रमुख औद्योगिक देशों के मुकाबले ज्यादा तेज गति से अपने यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन कर पा रहे हैं। यानी इसने उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए आगे बढ़ने की एक मिसाल पेश की है। इन स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के लिए चीन वैश्विक सप्लाई चेन चलाता है। अपने यहाँ अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट चलाने के लिए बहुत से देश अब चीन में बने पैनलों, टरबाइनों और बैटरियों पर निर्भर हैं। एक देश पर निर्भरता खतरे से खाली नहीं। अगर राजनीतिक तनाव भड़का या निर्यात के नियम बदले तो सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। इससे चीन को काफी भू राजनीतिक बढ़त मिल जाती है, क्योंकि कुछ ही देश उसके उत्पादन स्तर या कीमतों का मुकाबला कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ देशों में हरित ऊर्जा में चीन अकेला लीडर नहीं है, केन्या भी है, जिसकी करीब 90% बिजली अक्षय ऊर्जा संसाधनों से आती है, खासकर भूतापीय, जल विद्युत और पवन ऊर्जा। केन्या का लक्ष्य और बड़ा है, 2030 तक हर किसी को 100% अक्षय ऊर्जा उपलब्ध कराना। केन्या जियोथर्मल पावर हाउस है। देश की करीब आधी बिजली पृथ्वी के ताप से आती है और वो दुनिया में सबसे सस्ती भूतापीय ऊर्जा पैदा करने वाले देशों में से है। केन्या के पास अपार भूतापीय ऊर्जा है। वो दुनिया के सबसे बड़े जियोथर्मल उत्पादक देशों में है। उसके पास जियोथर्मल क्षमताओं का बड़ा भंडार है। जाहिर है देश ने इन संसाधनों को विकसित करने में खुद को काफी झोंका है। दशकों से इन क्षमताओं को खंगाला, विकसित किया है। आजादी के समय से ये काम चल रहा है। केन्या अपनी इस विशेषज्ञता को अब निर्यात भी कर रहा है। उसकी सफलता ने उसे रिफ्ट वैली में ऊर्जा नेतृत्व के लिए एक रोल मॉडल बना दिया, जहां क्रस्ट खास तौर पर पतला है। इथियोपिया और जिबूती जैसे देश उसकी राह पर हैं। केन्या अपने ऊर्जा क्षेत्र में विविधता भी ला रहा है। 90 के दशक से 2000 के शुरुआती दशकों तक केन्या का ऊर्जा सेक्टर गहरे संकट में था और उसकी एक वजह जल विद्युत पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता थी। सूखा लगातार पड़ रहा था और जलवायु परिवर्तन से वो और बदतर हो गया। ऐसे में हाइड्रो पावर पर निर्भरता समस्या हो सकती थी, इसलिए सरकार ने जियोथर्मल क्षमताओं में भी निवेश किया। ऊर्जा बदलाव में भी केन्या अफ्रीका का एक प्रमुख देश बन गया है। जियोथर्मल ही नहीं, केन्या सौर, पवन और दूसरे अक्षय ऊर्जा स्रोतों में भी निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। अफ्रीका में सबसे बड़ा विंड फार्म हाल तक उसके पास ही था। वो खुद को हरित निवेश के ठिकाने के रूप में स्थापित कर रहा है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र का लीडर माना जाता है। 2024 में उसने अपनी करीब 90% बिजली स्वच्छ स्रोतों से हासिल की थी, आधे से ज्यादा जल विद्युत से और 1/4 पवन व सौर ऊर्जा से। उसी साल ब्राजील जर्मनी को पीछे छोड़ दुनिया में 5वां सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना। केन्या की तरह एक लंबा रास्ता तय करने के बाद ये कामयाबी मिली थी।
80 के दशक के तेल संकट की वजह से ब्राजील ने अक्षय ऊर्जा के 2 मोर्चों पर निवेश किया। ये परियोजनाएं थीं जल विद्युत और जैव ईंधन। ब्राजील के एनर्जी मिक्स में ये स्रोत ज्यादा से ज्यादा प्रासंगिक होते जा रहे हैं। ब्राजील अब अक्षय स्रोतों से ज्यादा ऊर्जा पैदा कर रहा है। हालांकि हमारा अधिकांश निवेश करीब 80% जीवाश्म ईंधन के विस्तार में जाता है। पैसा, रोजगार और राजनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए ब्राजील पर अपने जीवाश्म ईंधनों के इस्तेमाल का दबाव है, खासकर अमेज़न जंगल में मौजूद तेल निकालने पर। इसमें एक दुविधा है, ड्रिलिंग से क्लाइमेट लीडर के रूप में उसकी साख को चोट पहुंचेगी और अगर नहीं किया तो ग्रोथ पर असर पड़ेगा। उस पर राजनीति, आर्थिक प्राथमिकताएं और प्रतिस्पर्धी हितों का दबाव है। COP30 जलवायु सम्मेलन में राष्ट्रपति लूला ने दुनिया के नेताओं से जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता खत्म करने को कहा। ब्राजील दूसरे देशों पर साथ बैठकर बात करने और आगे बढ़ने की मंशाएं जताने के लिए जोर डाल रहा है। राष्ट्रपति लूला ने खुद वैश्विक बदलाव पर बहस के प्रति अपना इरादा जताकर एक अच्छा संकेत दिया है, क्योंकि उसी बहस में वे ब्राजील के तेल भंडारों की बात भी रखेंगे। ग्लोबल साउथ का मतलब अब पिछड़ापन नहीं रहा। चीन दुनिया में सबसे ज्यादा अक्षय ऊर्जा संसाधन बना और निर्यात कर रहा है। केन्या ने दिखाया कि घरेलू अक्षय ऊर्जा संसाधन विकास की ताकत बन सकते हैं और ब्राजील आगे बढ़कर COP वार्ताएं करा रहा है। ये देश वैश्विक हरित बदलाव को दिशा दे रहे हैं। भले ही कुछ अमीर देशों में खराब राजनीति और वादा खिलाफी के माहौल ने हरित विश्व की लड़ाई को जटिल बनाया है।